हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमी में आगे हम करने जा रहे हैं कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे भारतीय एग्रीकल्चर की क्या कंडीशन थी। इसको मैं आज विस्तार से समझाने वाली हूँ, लेकिन आप उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे बने रहिए। तो उस समय भारतीय एग्रीकल्चर की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ये कह सकते हैं दूसरी लैंग्वेज की बहुत खराब थी। क्यों? उसके कई कारण आएंगे, अभी देखते जाइए। तो सबसे पहले कंडीशन कैसी थी एग्रीकल्चर कंडीशन में? पहला है लो प्रोडक्टिव कंडीशन में। आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना किस तरह की खेती होती थी यहाँ पे। तो यहाँ की फार्मिंग में, खेती में सबसे पहला ये था कि लो प्रोडक्शन होता था, यानी उस टाइम पे जो पर हेक्टेयर, लो प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि 1 एकड़ जमीन पर उपज, पर हेक्टेयर लैंड पर कितनी क्रॉप उगाई जा रही है, कितनी क्रॉप उग रही है, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन वो बहुत कम था, लो प्रोडक्टिविटी थी। लो पर हेक्टेयर आपका आउटपुट था, यानी जो आपकी क्रॉप थी वो बहुत कम उगती थी 1 एकड़ जमीन पर। तो यानी अगर पूरे इंडिया लेवल पे देखें तो बहुत ज्यादा ही कमी थी इस चीज में। इसके कारण क्या थे? क्यों आखिर उत्पादन कम होता था एग्रीकल्चर में, जो है प्रोडक्शन क्यों कम होता था? तो इसका पहला कारण है पॉवर्टी, कि मोस्टली जो यहाँ के लोग थे वो गरीब थे, गरीबी रेखा के अंदर थे। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपनी खेती में इन्वेस्ट कर पाए, फार्मिंग में इन्वेस्ट कर पाए। वो 2 टाइम का खाना खा लें, 2 टाइम्स जो मील है उनको अवेलेबल हो जाए, वही बड़ी बात थी। तो पॉवर्टी थी यहाँ पे। पॉवर्टी सबसे मेन कारण थी लो प्रोडक्शन का, गरीबी जो है इसका मेन कारण था। इसके कारण जाने सबसे मेन है। दूसरा है टेक्निक। यहाँ के लोग जो है, जो टेक्नोलॉजी यूज करते थे वो बहुत पुरानी थी। क्या यूज करते थे उस समय? हल और बैल। ठीक है, ट्रैक्टर भी बहुत बाद में आए। हल बैल का मेनली यूज होता था, या किसान ही खुद ही खेती करता था ना, वो उनके हाथ में कुदाल, फावड़ा ये सब होते थे। हल बैल होते थे किसी के पास, तो वो उसी हिसाब से खेती करते थे। तो ओल्ड टेक्निक थी। दूसरा, यहाँ के किसान, फार्मर्स पूरी तरह से डिपेंडेंट थे रेन पे, कि बारिश होगी, अच्छी बारिश होगी, भगवान से ऊपर से कहते थे, ऊपर वाले से कि अच्छी बारिश दे दे ताकि मेरी फसल जो है क्रॉप अच्छी हो जाए। और अगर अच्छी बारिश नहीं हुई, जिससे बारिश नहीं हुई तो क्रॉप भी अच्छी नहीं होती थी। जिस तरह की रेन होती थी उसी तरह का प्रोडक्शन था। नॉलेज नहीं थी उनको न्यू टेक्नोलॉजी की, नॉलेज नहीं थी क्योंकि वो इलिटरेट थे, पुअर थे, वो बाहर की दुनिया को जानते ही नहीं थे, अशिक्षित थे। उनको नई जानकारी नहीं थी कि क्या क्या दुनिया में टेक्नोलॉजी आ रही है, किस किस तरह से फार्मिंग की जा सकती है। तो इसके अलावा वो इलिटरेट थे। इलिटरेट ना था, जब अनपढ़ होगा कोई तो उसको वैसे भी नॉलेज नहीं होगी ज़्यादा, वो ज़्यादा जानकारी कितना रहेगा। वो तो यही सोचता था कि बस भगवान बारिश कर दे, भगवान इस तरह से मतलब इतनी बारिश कर दे कि मेरे इस साल का काम चल जाए। तो उनका बस यही था कि मेरा 2 टाइम का अनाज आ जाए, खाना आ जाए, मेरा परिवार पूरी तरह से उससे पल जाए। इससे ज्यादा वो सोचते ही नहीं थे। ठीक है, तो पहली कंडीशन यही है, कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था की पहली कंडीशन, पहला पॉइंट है लो प्रोडक्टिविटी, यानी उत्पादकता का स्तर कम। दूसरा, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी अनिश्चितता बहुत ज्यादा थी खेती में। अनिश्चितता मतलब क्या होता है? खेती कैसी होगी, अच्छी होगी, बेकार होगी, इसी बोलते हैं ना अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। ये क्यों था आखिर ऐसा? सबसे मेन कारण रेन था, कि अगर बारिश होगी तो एग्रीकल्चर अच्छी होगी, बारिश खराब होगी या बारिश नहीं होगी, डेजर्ट मतलब सूखा पड़ गया तो उसी हिसाब से एग्रीकल्चर था। तो अनसर्टेनिटी का मेन कारण यही था, एग्रीकल्चर में अनिश्चितता का मेन कारण था रेन, कि वो जो हमारी एग्रीकल्चर डिपेंड थी रेन पे, कि बारिश आएगी तो फार्मिंग आपकी अच्छी होगी, और अगर बारिश नहीं आई तो ये भी अच्छी नहीं होगी। नो एफर्ट्स बाय ब्रिटिश हमारे यहाँ से टैक्स तो लेते थे, हमें गुलाम तो बनाया था, लेकिन उन्होंने कोई टेक्नोलॉजी या कुछ अच्छा ऐसा इंडियन एग्रीकल्चर के लिए नहीं किया कि भारत की एग्रीकल्चर अच्छी कंडीशन में आ जाए। तो उन्होंने कोई ऐसे एफर्ट नहीं दिखाया। इरिगेशन के मींस, इरिगेशन क्या होता है? सिंचाई। कि भाई वर्षा के अलावा सिंचाई के क्या क्या साधन हो सकते थे? नहरें, ठीक है, तालाब, ये सब साथ से रिवर सोर्स थे। तो रिवर तो जो वहाँ मिल जाएगी, तो मेन हो गया आपके
ही इनके लिए ज्यादा प्रयास किए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो दूसरा कारण, दूसरी कंडीशन एग्रीकल्चर की ये थी हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी अनिश्चितता बहुत ज्यादा पैमाने पर थी उस समय खेती में। नेक्स्ट, डोमिनेंस ऑफ सब्सटेंस फार्मिंग, यानी कि जो ये क्या होता है सब्सटेंस फार्मिंग, मतलब कि किसान सिर्फ इतना ही सोचते थे कि मेरी खेती इतनी हो जाए कि मेरी बेसिक नीड पूरी हो जाए, यानी मुझे क्या चाहिए, 2 टाइम मील चाहिए, है ना, 2 टाइम मील चाहिए ना, 2 टाइम का खाना मिल जाए, 2 टाइम का खाना मिल जाए बस बहुत है, ठीक है। तो फार्मिंग फॉर बेसिक नीड इज कॉल्ड सब्सटेंस फार्मिंग, यानी कि 2 टाइम का खाना मिल जाए, इससे ज्यादा सोचते ही नहीं थे किसान, और ना ही इतनी खेती होती थी कि उनके पास सरप्लस बच जाए, यानी जितना अनाज हो उसको इस साल यूज करने के बाद नेक्स्ट ईयर के लिए बच जाए, इतना भी अनाज नहीं हो पाता था। ना ही किसान उतना प्रयास भी नहीं करते थे कि सोचे कि और क्या कर सकते हैं। 4th पॉइंट, स्मॉल फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स, यानी होल्डिंग क्या, लैंड, जमीन के छोटे छोटे टुकड़े थे किसानों के पास। और फ्रेगमेंटेड क्या होता है, अगर छोटे छोटे टुकड़े थे तो किसी के, मान लो किसी के पास 5 बीघा जमीन है, तो 1 बीघा यहाँ है, दूसरी बीघा यहाँ है, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, 5, इसे बोलते हैं फ्रेगमेंटेड, यानी बिखरी हुई। लैंड के टुकड़े छोटे छोटे थे, क्योंकि यहाँ पर उत्तराधिकार का नियम है कि एक पिता के अगर 4 बेटे हैं तो 4 बेटों को जो है लैंड डिवाइड होगी, और जहां जहां लैंड पिता की होगी उन सब जगह पे चारों बेटों को उतना उतना हिस्सा, अपना 4th हिस्सा मिलेगा। तो इस तरह से क्या हुआ होता था, नतीजा ये हो गया कि हर एक इंसान के पास मान लीजिए 5 बीघा जमीन आई तो अलग अलग हिस्सों में आ गई, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेड, और हिस्सा भी छोटा हो गया, पार्ट भी, लैंड का पार्ट छोटा हो गया। तो स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स मतलब यहाँ किसानों के पास जो लैंड थी बहुत छोटे लेवल पे थी, और थी भी तो अलग अलग जगहों पे थी। अब अलग अलग जगहों पे छोटी छोटी लैंड पे अगर हम फार्मिंग करेंगे तो क्या होगा, कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, और जो आउटपुट आएगा, आउटपुट मतलब कि जो अनाज पैदा होगा, जो क्रॉप पैदा होगी उसे आउटपुट कहते हैं, वो लो था। कॉस्ट हाई पड़ती थी और आउटपुट लो पड़ता था। कॉस्ट मतलब कि उसको उगाने में, फसल को उगाने में जो कीमत पड़ती थी वो ज्यादा पड़ती थी पर किसान को, छोटे किसान को, फार्मर्स को। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है लैंड रेवेन्यू सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेन था एग्रीकल्चर की बुरी हालत का कारण, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ये क्या होता है, ये ट्रायंगुलर सिस्टम था। इट इज अ रिलेशन बिटवीन फार्मर्स, जमींदार एंड गवर्नमेंट, किसानों और जमींदार और सरकार के बीच में ट्रायंगुलर रिलेशन था कि किसान का कांटेक्ट जमींदार से था, जमींदार का गवर्नमेंट से था, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इस तरह से चलता था ये रिलेशन बिटवीन फार्मर, जमींदार एंड गवर्नमेंट। जमींदार जो है उसको परमानेंट ऑनर माना जाता था लैंड का, और गवर्नमेंट ने एक टैक्स फिक्स कर दिया। मान लीजिए गवर्नमेंट ने कहा कि जितनी फसल होगी उसका 1/3 तो हम लेंगे, या 20%, 10%, मान लीजिए 20% लेंगे, तो 20% गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, तो जमींदार ने 20% इसको दे दिया। लेकिन जमींदार फ्री थे कि आप फार्मर से कितना भी टैक्स ले सकते थे, तो ये क्या करते थे कि किसानों से ज्यादा और ज्यादा टैक्स लिया करते थे, और ये और ज्यादा अमीर होते जा रहे थे, पैसे वाले होते जा रहे थे, किसान और गरीब होता जा रहा था। और किसान ना रहकर टिलर हो गया। टिलर मतलब क्या होते हैं, टिलर मीन्स कि वो किसान जिसके पास अपनी जमीन नहीं बची, उसकी जमीन गिरवी हो गई जमींदार के पास, और अल्टीमेटली जमींदार की हो गई, उसके पास खुद की जमीन नहीं है, उसको अब जमींदार की जमीन पर खेती करना पड़ रहा था, उसके बदले उसको मजदूरी मिला करती थी। तो ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम ने किसानों की हालत को और बदतर कर दिया। इसमें उनको टैक्स बहुत ज्यादा देना पड़ता था। अप्रॉक्स एक अनाज अगर मान लीजिए 100 किलो अनाज हो रहा है तो उसका 2/3 तो उसको टैक्स में ही चला जाता था, और 1/3 उसके पास बचता था। और अगर गलती से उस साल सूखा पड़ गया तो टैक्स तो उतना ही देना पड़ेगा, तो उसको क्या करना पड़ता होगा, नेचुरल उसको अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी, क्योंकि टैक्स तो देना ही है, और खाने के लिए भी नहीं है, घर में 2 टाइम का खाना होता था, नेक्स्ट ईयर खाने के लिए भी नहीं है, तो अगले साल उसके पास कर्जा बढ़ गया, उसने अपनी जमीन जमींदार को गिरवी कर दी। इस तरह से प्रोसेस करते करते फार्मर्स के पास पूरी तरह से सारे किसानों की जमीन चली जाती थी, फार्मर्स जमींदार के पास किसानों की जमीन चली जाती थी, और जमींदार
अमीर होते जा रहे थे, ठीक है, और फार्मर्स टिलर बनते जा रहे थे, तो फार्मर्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा बदतर हो रही थी। तो हम ये कह सकते हैं पूरे पैमाने पर कि एग्रीकल्चर लैंड की कंडीशन उस समय, मतलब एग्रीकल्चर की कंडीशन उस समय पे इंडिपेंडेंस के टाइम पे बहुत अच्छी नहीं थी। तो ये अगर आपको मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे हैं और वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।